देखो अपन कल कन्वर्जेंट उसके कॉसी थ्योरम्स जो थी, कॉसी फर्स्ट थ्योरम, कॉसी सेकंड थ्योरम और कॉसी थर्ड थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे लिमिट निकालने वाले। तो आज एक और रह गया अपन के, एक क्वेश्चन और रह गया, आपको दिखाना है। एग्जाम्पल है लिमिट इक्वल टू एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये वाला दिखाना है। ये है n प्लस वन, n प्लस वन, n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री प्लस डॉट 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 अपॉन में आपको कितने दे रखा है n, n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री डॉट 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 n प्लस n और की पावर वन अपॉन n डॉट डॉट डॉट, ये n प्लस n है की पावर वन अपॉन n इक्वल टू प्रूफ करना है 4 अपॉन e। इसकी वैल्यू हम लोगों को दिखानी है 4 अपॉन e। तो वही मान लीजिए लेट के एक्स एन इक्वल टू मान लीजिए n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री अप टू सो ऑन n प्लस n डिवाइडेड बाय n। अब एक्स एन प्लस वन निकालें तो एक्स एन प्लस वन निकालेंगे तो इसमें दो टर्म बढ़ जाएंगी एक साथ ही। एक्स एन प्लस वन निकालें तो ये n प्लस वन, ये n प्लस टू प्लस n प्लस थ्री, जहाँ पे n प्लस वन था, ठीक है। तो ये दो टर्म किस प्रकार बढ़ेंगे, n प्लस वन, n प्लस टू, एक्स एन प्लस वन निकालें तो ये n प्लस n तो है ही, इसमें एक आ जाएगा 2n प्लस वन और एक आ जाएगा 2n प्लस टू, क्योंकि n है, n की जगह n प्लस वन होगा, फिर n में n जुड़ेगा, n प्लस n टू हो जाएगा, और नीचे आपके जो हो जाएगा आपके वो कितना हो जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला दे रखा है तो ये आपके हो जाएगा n प्लस वन। तो इनका रेशो निकालें तो रेशो निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो, अच्छा सॉरी n की पावर n है ये, तो n की पावर n था तो ये n प्लस वन की पावर कितना हो जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा। अब रेशो निकालो तो एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन निकालेंगे अपन, तो देखो कहाँ तक की टर्म कट गई, ये ऊपर है, यहाँ तक की टर्म ये वाली कट जाएंगी, तो ऊपर तो बचेगा 2n प्लस वन और कितना बचेगा 2n प्लस टू डिवाइडेड बाई n प्लस वन की पावर कितना बचेगा, n प्लस वन, और इधर क्या बचेगा n फैक्टोरियल, सॉरी ये टर्म नहीं कटेगी क्योंकि इस ये जो स्टार्ट होगा आपके n प्लस टू से स्टार्ट होगा, n प्लस थ्री, क्योंकि अगली टर्म जा रहे हैं ना पर, तो ये n प्लस टू से स्टार्ट होगा, तो ये n प्लस वन रह जाएगा इसमें क्योंकि वैसे एक टर्म बढ़नी चाहिए थी ना, तो ये 2n प्लस वन तक चला गया, तो ये 2n प्लस टू तक जा रहा है, तो इसमें n प्लस वन नहीं आएगा, तो ये बच जाएगा n की पावर n चला जाएगा ऊपर, और एक आपके कौन बच जाएगा, n प्लस n बच जाएगा, n प्लस वन बच जाएगा, n प्लस क्या बचेगा आपके वन बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो क्या करें, देखो 2n प्लस वन, 2n प्लस टू, n की पावर n, इसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस वन की पावर n डॉट n प्लस वन, तो n प्लस वन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, n को कॉमन ले, n ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट दो तो 2 प्लस वन अपॉन n, 2 प्लस टू अपॉन n काट दें कॉमन लेके तो n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, और n की पावर वन प्लस वन अपॉन n की पावर n, और n वन प्लस वन अपॉन n स्क्वायर तो यहाँ से कट जाएगा, नीचे से कॉमन आएगा, और n स्क्वायर आपके इन दोनों से कॉमन आएगा, ये कट जाएगा, n की पावर n और n की पावर n यहाँ से कॉमन आएगा तो ये कट जाएगा। अब इसकी लिमिट देखो, वो थ्योरम लगाएंगे 3.19, इसकी लिमिट देखो कितनी आ रही है, तो इसकी सिंस लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन कितना आ रहा है, लिमिट में वैल्यू रखो तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट वैल्यूज रखो 2 प्लस वन अपॉन n, 2 प्लस टू अपॉन n डिवाइडेड बाय 1 प्लस वन अपॉन n की पावर n और 1 प्लस वन अपॉन n। जैसे ही n इन्फाइनाइट पर लिमिट लगाओगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, होल स्क्वायर ये जीरो, तो ऊपर तो 2
2 और नीचे इसकी लिमिट में वैल्यू क्या होती है e। सिंस n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, कल ही अपन एक क्वेश्चन में लिया था 1/e की वैल्यू 1/n की पावर n का वैल्यू कितना होता है अपन के e होता है, तो ये आपके कितना आ जाएगा 4/e। सो बाय थ्योरम 3.19 वी हैव, अगर लिमिट ये है तो लिमिट xn की पावर 1/n भी कितना आएगा 4/e। रख दीजिए xn का वैल्यू ये वाला है, तो आपके प्रूफ हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n+1 n+2 अप टू सो ऑन डॉट 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 n+n हो जाएगा। तो ये आपके डिवाइडेड n की पावर होल पावर 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/e। तो इस प्रकार हम इस टर्म का किसी लिमिट जो है आप लोग नॉर्मली नहीं निकाल सकते, जो कॉसीज फर्स्ट थ्योरम है, सेकंड थ्योरम है और जो थर्ड थ्योरम है, इनकी हेल्प से हम लोग इस प्रकार की जो डिफ़िकल्ट टाइप की जो लिमिट्स होती है उनकी वैल्यू हम लोग निकाल पाते हैं। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस हो उनमें आप जनरली कॉसीज फर्स्ट, कॉसीज सेकंड और कॉसीज थर्ड थ्योरम ही आप लोग अप्लाई करें। जैसे एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको कि n की पावर n/n फैक्टोरियल, एक सीक्वेंस दे रखा है एग्जाम्पल में n की पावर n/n फैक्टोरियल की पावर 1/n बी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस अभिसारी अनुक्रम, कौन सा अनुक्रम है अभिसारी अनुक्रम, ये आपको दे रखा है। अभिसारी मतलब अभिसारी प्रूफ करना है, अभिसारी प्रूफ करना है। तो मैंने क्या बताया था, हम जानते हैं सॉल्यूशन में, हम जानते हैं यदि कोई सीक्वेंस अभिसारी कब कहलाता है, कोई अनुक्रम अभिसारी होता है यदि अभिसारी होता है यदि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn एक कौन सा नंबर हो, फाइनाइट नंबर, कौन सा नंबर, परिमित संख्या। वी नो दैट ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ देयर लिमिट इज फाइनाइट, वी नो दैट ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ देयर लिमिट इज फाइनाइट। उसकी लिमिट आपको क्या आ जाए, एक फाइनाइट लिमिट आ जाती है, तो सीक्वेंस आपके क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, तो आप xn इक्वल टू ले लो। सो लेट, मान लो, माना लेट xn इक्वल टू n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और इसकी पावर कितना 1/n। दैट इज आपको दिखाना है, दैट इज लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn, यानी लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 1/n। एक कौन सा नंबर है, फाइनाइट नंबर, एक फाइनाइट नंबर है। तो आप क्या कर लीजिए, yn इक्वल टू ये ले लीजिए n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ये मान लो, तो बाई n+1 इक्वल टू क्या होगा, n+1 की पावर कितना, n+1 कल ही किए थे हालांकि, पर मैं दोबारा बता देता हूँ, n+1 फैक्टोरियल दोनों का रेशो निकालो yn अपन yn+1, तो n+1 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल n की पावर n। इन दोनों को अलग अलग लिख दो, n+1 की पावर n अलग, n+1 अलग, इंटू n फैक्टोरियल अलग, n फैक्टोरियल अलग। इसको क्या कर सकते हैं, n+1 इंटू n फैक्टोरियल और n की पावर n, n+1 से n+1 कट गया, n की फैक्टोरियल से n की पावर फैक्टोरियल कट गया, इसमें भाग दे दो, तो 1+1/n की पावर n डिवाइड कर दो ना, n की पावर n कॉमन ले जाओगे, ये वाला बन जाए। तो अब वही उसकी तरह लिमिट दिखा दो,
ये थ्योरम नंबर 3.1918 यूज करेंगे अपन। यहाँ पे इसका लिमिट दिखा दो। सिंस लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट y n प्लस 1 अपॉन बाई n की जो वैल्यू है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n का वैल्यू क्या होता है? e होता है। कल ही हम लोग प्रूफ किए थे ये e होता है। अतः कौन सी थ्योरम से? थ्योरम नंबर 3.19 से, प्रेमिस से, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an बाई एन इक्वल टू ये बना ना, तो बाई एन की पावर 1 अपॉन n की वैल्यू भी कितनी आएगी? e। और दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो गया? बाई एन की पावर 1 अपॉन n का मतलब क्या हो गया? लिमिट ऑफ एक्स एन, यानी कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन n, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? e। बी ए फाइनाइट नंबर, e की वैल्यू 2.2714 समथिंग होती है, फाइनाइट नंबर आ गया। अगर ये फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि सीक्वेंस एक्स एन वी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अभिसारी अनुक्रम है। एक्स एन कौन सा अनुक्रम है? अभिसारी अनुक्रम है। तो वही है, जहाँ पे लिमिट से पता लगे लिमिट से। बाकी अपन ने थ्योरम की है, बाउंडेड हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, लिमिट पॉइंट यूनिक हो, लिमिट पॉइंट यूनिक हो, लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट हो, काफ़ी तरीके हैं अपन के पास कन्वर्जेंट दिखाने के। तो ये अपन के यहाँ पे जो फर्स्ट थ्योरम है, सॉरी यूनिट नंबर जो सेकंड है अपन की, सीक्वेंस ख़त्म होता है। सीक्वेंस था, सब सीक्वेंस था, कॉसी सीक्वेंस था, ये आपके ख़त्म होता है। अब अपन वापस यूनिट नंबर फर्स्ट पे आएंगे, जो बेसिक ऑफ रियल एनालिसिस है, वो बेस है। वहाँ से आपका रियल एनालिसिस क्या होता है स्टार्ट होता है। यहाँ से अपन सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सेट के बारे में पढ़ के धीरे धीरे अपन 1 बाय 1 आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट क्या होता है? यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट में 3 चैप्टर आते हैं। एक तो फर्स्ट चैप्टर है, एक सेकंड चैप्टर है, और एक छोटी सी बुक और चलती है आपके मीट्रिक स्पेस, वो वाला चैप्टर आता है फर्स्ट चैप्टर। तो अपन क्या करेंगे इस यूनिट में, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इसके जो इस वाली बुक के है रियल एनालिसिस के दोनों करेंगे। इससे अपन का यूनिट कंप्लीट हो जाता है। कॉम्पैक्ट अप टू कॉम्पैक्टनेस तक करना होता है। तो सबसे पहले सेट के बारे में क्या होता है, सेट क्या होता है, आज बेसिक सेट बता देते हैं और फिर अपन सेट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे सेट के बारे में, अब वहाँ पे तो फंक्शन के बारे में पढ़ा गया था, इसलिए फंक्शन तो आप लोग जानते हो। यहाँ पे सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक आप लोग हालांकि इसको पहले पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेट, समुच्चय, 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 ये वाला, ठीक है। तो ए well defined collection of distinct object. A set is well defined collection of distinct object. भिन्न भिन्न वस्तु, सुपरिभाषित वस्तुओं के, भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को आप लोग क्या कहते हो? सेट कहते हो। इन इंग्लिश देखो पहले, ए वेल डिफाइंड
वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ distinct objects. A well-defined collection of distinct objects is called a set. क्या कहलाएगा आपके? एक सेट कहलाता है. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट. एक तो क्या क्या अंडरलाइन करोगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए. कलेक्शन वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित. सुपरिभाषित वस्तुओं के, हिंदी में लिखो तो वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं. समुच्चय. अब इसमें आप ऐसे लिख सकते, मैंने डिस्टिंक्ट लिखा ना, तो सुपरिभाषित वस्तुओं के, सुपरिभाषित भिन्न भिन्न वस्तुओं के, ऐसे मैंने नहीं लिखा है, लिख सकते हैं. भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं. अब यहाँ पे सुपरिभाषित का मतलब क्या है? सुपरिभाषित जो वर्ड है आपके, अब ये मतलब क्या है कि परिभाषित, आप तो एक तो पढ़ते हो परिभाषित डिफाइंड, और एक पढ़ रहे हो सुपरिभाषित. तो सुपरिभाषित का मतलब क्या है? तो यहाँ पे नीचे एक नोट लिखना होता है. क्या? वाई वेल डिफाइंड मीन, वाई well defined mean that, well defined mean there is no confusion, there is no confusion and ambiguity. ना तो कंफ्यूजन होना चाहिए, ना ही क्या एम्बिग्यूटी, असंभावना है. देयर वेल डिफाइंड बी मीन दैट देयर इज नो कंफ्यूजन और एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग इंक्लूजन और exclusion of any object. There is no confusion, confusion या ambiguity एक कह दो. confusion का मतलब तो होता है confuse, और इसका मतलब होता है असंभावनाएं. There is no confusion and ambiguity. वेल डिफाइंड का मतलब देयर इज नो कंफ्यूजन एंड एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग, यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि किस ऑब्जेक्ट को आप इंक्लूड करें और एक्सक्लूड करें. किसी ऑब्जेक्ट को लेने और ना लेने में कोई कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटी, असंभावनाएं नहीं होनी चाहिए. वेल डिफाइंड का मतलब है. सुपरिभाषित का अर्थ सुपरिभाषित का अर्थ है कि वस्तुओं को लेने और व निकालने में कोई कंफ्यूजन या एम्बिग्यूटी, असंभावनाएं
आई और आएगा, ग्यूटी ने हो, वेल डिफाइंड, यानी कि देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है। सेट्स आर डिनोटेड बाई, सेट्स आर denoted by braces, middle braces, मिडिल, ये मिडिल ब्रेसेज के द्वारा डिनोट किया जाता है। एंड कैपिटल लेटर्स, एंड कैपिटल लेटर्स, दैट इज, यानी कोई सेट है ए, तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, इधर इससे बाउंड किया जाएगा और इधर इससे बाउंड किया जाएगा। एंड देयर एलिमेंट्स, हिंदी में अगर इसको लिखे तो मैं बोल रहा हूँ समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है और इसके द्वारा लिखा जाता है, जिसको आप मजला ब्रैकेट कहते हो, मिडिल ब्रैकेट, मजला ब्रैकेट। ठीक है। किसी समुच्चय को, समुच्चय के अवयवों को, एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट्स आर डिनोटेड बाई आइदर स्मॉल लेटर्स और नंबर्स, या तो नंबर होंगे या फिर क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स होंगे। एलिमेंट्स ऑफ या मेंबर ऑफ, एलिमेंट्स और मेंबर्स of any set are denoted by small letters, either small letters, small letters का मतलब समझते हो, और नंबर्स। किसी समुच्चय के अवयवों को बोल रहा हूं मैं हिंदी में, किसी समुच्चय के अवयवों को या तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है या नंबर्स के द्वारा लिखा जाता है। किसी समुच्चय के हिंदी में भी लिख रहे हैं, किसी समुच्चय के अवयवों को या तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा अक्षरों या अंकों के द्वारा निरूपित किया या दर्शाया जाता है। निरूपित किया जाता है। कैसे लिखते हैं, किस प्रकार लिखते हैं, क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या वह होता है, वो पढ़ लिया। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। फिर एक और इम्पोर्टेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, द एलिमेंट्स ऑफ सेट या मेंबर्स ऑफ सेट कैन बी सेपरेटेड बाय कॉमाज। सेपरेटेड बाय कॉमाज। कॉमा जो होता है उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, इनको सेपरेट किया जाता है। एक, फिर कॉमा, फिर दूसरा, फिर कॉमा, फिर दूसरा,
फिर कॉमा। एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स of any set can be separated by commas. इन समुच्चय के सभी अवयवों को किसके द्वारा अलग अलग दिखाते हैं? हिंदी में बोल रहा हूं। समुच्चय के सभी अवयवों को कॉमा के द्वारा अलग अलग, जैसे ये पहला एलिमेंट लिखोगे फिर कॉमा, दूसरा एलिमेंट लिखोगे फिर कॉमा, तीसरा एलिमेंट लिखोगे फिर कॉमा, ऐसे ऐसे ए बी सी डी ई एफ। या कोई एनी सेट ए आई ओ ए ई आई ओ यू, ये क्या है? सेट ऑफ बबल्स। बबल्स व्यंजन स्वरों का। अंग्रेजी वर्णमाला में जो बबल्स होते हैं ना, सेट ऑफ बबल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज, उसके ए आई ओ यू 5 होते हैं। तो किसी सेट जो होता है उसके एलिमेंट्स को अलग अलग किया जाता है, ऐसे अलग अलग। ये किसी ऑर्डर में नहीं लिखे जाते कि बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो ना, कोई इसका बढ़ता क्रम घटता क्रम नहीं होता। इसको सिर्फ सेपरेट किया। जैसे मैंने रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस लिया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। एग्जाम्पल देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो इसको आप लोग किस प्रकार लिखते हो? सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 फिर कॉमा लगाते हो ऐसे, 2 फिर कॉमा लगाते हो 3 फिर कॉमा लगाते हो 4 फिर कॉमा लगाते हो 5 डॉट 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 ऐसे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको नेचुरल नंबर इसलिए कहा जाता है। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स नेचुरल इसीलिए किया जाता है। काउंटिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है जो सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स होता है। काउंटिंग नंबर्स यानी जो नंबर्स आर काउंटेबल तो नहीं कह सकते, वो नंबर्स जो आप गणना करने में काम लेते हो या गणना करने के योग्य हो। नंबर्स आर एबल टू काउंट, नंबर्स आर एबल टू काउंट। ऐसे नंबर जो गणना करने के योग्य हो, कौन से नंबर कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है, या संख्याएं कहलाती है। फिर सेट ऑफ कौन होता है इसके बाद? इसके बाद कौन होता है? सेट ऑफ होल नंबर्स। इसमें कौन कौन होता है? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये क्या होता है? यूनियन, 0 यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। where if 0 इंक्लूडिंग इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यह 0 नहीं होती, 0 काउंटिंग नंबर नहीं होता है। काउंटिंग अपन की कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अपने यहाँ पे 0 काउंटिंग नंबर्स नहीं होता, लेकिन जो यूएसए, अमेरिका है, बाकी जो कंट्रीज है, वो 0 को काउंटिंग नंबर्स में काउंट करते हैं। उनके पास कोई सेट ऑफ होल नंबर्स नहीं होता। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, उनके पास कोई होल नंबर जैसा कोई सेट नहीं होता। वो डायरेक्टली 0 से स्टार्ट करते हैं, जबकि 0 दिया हम लोगों ने, हमारे लोगों ने 0 की खोज की थी, लेकिन 0 को यूज वो लोग करते हैं, ठीक है।
तो हमारे जो काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू डॉट 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 डॉट। तो अगर जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है उसमें अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए, 0 को इंक्लूड कर दिया जाए आपके, तो क्या होता है, वो नंबर है वो सेट ऑफ क्या बन जाएगा आपके, होल नंबर्स। फिर इसके बाद आता है Z, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, यह नंबर नहीं लगाते, इंटीजर्स, इसको अपन Z के द्वारा लिखते हैं। और Z के द्वारा लिखते हैं क्या क्या होता है, -3 बता देता हूँ मैं आपको, -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। या तो हम I इसके द्वारा लिखते हैं और किसके द्वारा भी लिखते हैं, कैपिटल I। तो अपन तो इंटीजर कहते हैं ना, तो कैपिटल I के द्वारा लिखा जाना चाहिए, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, ये कहते हैं इसको Z। तो ये होता क्या है Z, या तो अपन I के द्वारा डिनोट करते हैं, ये होता क्या है आपके, ये होता है नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव माइनस लगा रहा हूँ मैं, यूनियन पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, यूनियन क्या होता है, 0 के नेचुरल नंबर्स का यूनियन लें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, यानी सबके आगे माइनस साइन आ जाएगा, नेगेटिव कहने का मतलब। और अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो सेट ऑफ क्या बन जाता है आपके, इंटीजर्स बन जाता है। अब यहाँ पे ये इसके डिनोटेशन पे प्रॉब्लम है कि इसको डिनोट Z के द्वारा क्यों किया जाता है। तो जो इंटीजर्स होते हैं उसको जर्मन भाषा में कहते हैं जेलन, जेलन, इंटीजर्स को जर्मन भाषा में जेलन वर्ड कहा जाता है। यानी कि ये जेलन जो है, Z एक जेलन से लिया गया है, जर्मन भाषा से लिया गया है। अपन इनको इंटीजर्स कहते हैं, वो इंटीजर्स ना कह के इसको जेलन कहते हैं, जेलन वर्ड कहते हैं, ये जर्मन भाषा से लिया गया है। इसलिए इसको हम लोग किससे भी डिनोट करते हैं, इसलिए हम लोग इनको जनरली जेड्स के द्वारा भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, क्योंकि जेलन वर्ड समझ में आ गया, ये जेलन से लिया गया है, इसलिए इसको जेड से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट चलता है अपन का क्या, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसके आगे तो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है Q, P उस प्रकार के नंबर आते हैं P अपॉन Q सच दैट P और Q बिलोंग्स टू Z और Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। वही हमेशा सेपरेट किसके द्वारा किया जाता है, सेट को कॉमाज के द्वारा सेपरेट किया जाता है। तो ये सेट ऑफ क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। सेट ऑफ क्या हो गया आपके, रैशनल नंबर हो गया। फिर आता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर में कौन कौन आता है, एक तो ई और पाई तो है ही, और ई और पाई तो है, ई भी इरेशनल होता है और पाई, इनको छोड़कर सेट ऑफ रैशनल नंबर में वो वाले पी आते हैं सच दैट पी इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सी संख्या हो, अभाज्य। अब अभाज्य का मतलब, अभाज्य की डेफिनेशन क्या होती है, तो यहां देख लीजिए, प्राइम नंबर
ए नंबर ग्रेटर देन 1, एक ऐसा नंबर जो किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। ध्यान से देखना डेफिनेशन, आप लोग काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कौन से होते हैं। तो ए नंबर विच ग्रेटर देन 1, ए नंबर स्मॉल ए ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी प्राइम, said to be prime number if its have no factor except itself, एक्सेप्ट इट सेल्फ। कहने का मतलब एक ऐसा नंबर, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, एक ऐसा नंबर जो 1 से तो बड़ा हो, 1 से बड़ा, और उसके कोई भी गुणनखंड ना हो। 1 से बड़ा हो और कोई भी क्या ना हो, गुणनखंड ना हो, तो उस नंबर को कौन सा नंबर कहते हैं हम लोग? प्राइम नंबर कहते हैं। या a number which greater than 1 and not divisible by, या divisible by itself, या ऐसे कह सकते हैं दूसरा, इसी की डेफिनेशन प्राइम नंबर की और करके, a number greater than 1 divisible by itself, itself is called prime number। ऐसी संख्या ए जो ग्रेटर देन 1 हो तथा स्वयं से विभाजित हो, ग्रेटर देन 1 और स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? These type of numbers are called prime number। इनके पास नहीं होती, तो इससे बड़ा 1 से बड़ा नेचुरल नंबर्स में जो होते हैं वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब दोज नंबर्स, वो सारे नंबर आर नॉट ए प्राइम नंबर, दोज नंबर्स those numbers are not prime, are said to be composite numbers, भाज्य संख्याएं। वो सारे नंबर्स, वो सारे के सारे नंबर्स जो, अब ऐसे नहीं कहते अपन जिनमें किसी का भाग जाता हो ना, जो प्राइम ना हो। अब प्राइम ना हो यानी कि ये भी 1 से बड़ा होना चाहिए, जो आपके ये नंबर है 1 से तो बड़े होने ही चाहिए। प्राइम ना हो, भाज्य हो, तो ये कैसे होते हैं फिर? 2 तो आ गया, 2 के बाद 4 में भाग जाता है, 6 में भाग जाता है, 8 में भाग जाता है, 10 में भाग जाता है, 9 में भी भाग जाता है, 10 में भी भाग जाता है, डॉट डॉट डॉट।
ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नहीं होते और 1 से बड़े होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? भाज्य कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। फिर हालांकि अपन सेट ऑफ रैशनल नंबर पे चल रहे हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो गया Q, लेकिन अब जब नंबर्स पे आ ही गए हैं, नंबर्स पे आ ही गए हैं, तो आप लोग इवन और ऑड का मतलब भी समझ लीजिए। इसमें दो तरीके के नंबर और आते हैं, इवन और ऑड। ये 1 जो है बेचारा सबसे जातवार कर दिया गया है इसको। 1 जो है, 1 ना तो प्राइम नंबर में आ रहा है, ये 1 है, ना तो प्राइम नंबर में आ रहा है, ना ही कंपोजिट नंबर में आ रहा है, ना ही ये इवन नंबर होता है। बेचारा कौन सा होता है? केवल 1 जो होता है आपके ओनली कौन सा होता है? ऑड नंबर। 1 जो होता है आपके केवल कौन सा होता है? ऑड नंबर। तो अब इवन और ऑड, तो इवन और ऑड नंबर्स की जो कैटेगरी होती है आपके इवन और ऑड, सम और विषम। तो सम क्या होते हैं? नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 या नंबर्स कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरी बार डिवाइड हो, ऐसे नंबर जिनमें 2 का पूरा भाग जाता हो, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, वो नंबर्स तो क्या कहलाती है? सम संख्याएं। और ऐसे नंबर्स जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो, वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। तो अब यहां देखो, इवन नंबर्स, तो इसमें कौन कौन आएगा? 2, 4, 6, ... 8। और ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं, इसमें कौन आता है? 1, 3, 5, 7... अल्टरनेट। एक ऑड के बाद हमेशा एक इवन होता है और एक इवन के बाद हमेशा एक क्या होता है? ऑड होता है। बाद में, पहले नहीं, बाद में। पहले 1 के बाद, 1 के पहले कोई इवन नंबर नहीं होता, 1 के पहले कोई इवन नंबर। 1 के बाद में हमेशा बाद में एक इवन या ऑड नंबर होता है प्रत्येक नंबर के बाद। अब कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2 और नॉट कंप्लीट डिवाइड बाई 2, दो कैटेगरी होगी, डिवाइड बाई 2 कंप्लीटली और नॉट डिवाइड बाई 2 कंप्लीटली। नंबर्स को 2 भागों में तोड़ दिया, कंप्लीटली डिवाइड बाई इधर और कंप्लीटली नॉट डिवाइड बाई इधर। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3... ये होता है। अब इसमें जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जो सारे नंबर -2 जो भी है 2 से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 कंप्लीटली, तो इवन नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और नॉट डिवाइड बाई नॉट डिवाइड बाई 2 कंप्लीटली, अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है वो कौन से हो जाएंगे आपके? ऑड। वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? ऑड। जीरो किस में आया? कोई अगर अपन सोचे तो जीरो किस में आया? क्या 0 डिवाइड बाई 2 होता है क्या? कोई बताएगा? 0/2 करते हैं तो क्या आता है? हमेशा 0 आता है। क्यों आता है? डिवाइड करने का मतलब क्या होता है?
numbers are breakable, break into some equal parts, some equal part, break into some equal parts. किसी नंबर में जैसे v डिवाइड बाई a, v डिवाइड बाई a, इसका मतलब है v break into some equal parts a, some equal a parts, v को इक्वल इक्वल ए पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इक्वल इक्वल ए पार्ट्स में. फॉर एग्जांपल 4 में आप 2 का भाग देते हो तो क्या आता है 2. इसका मतलब क्या है, इसको 2 इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वो आपके 4 बनता है, 2 इक्वल इक्वल पार्ट्स में. तो 0 का भाग 0 में भाग 2 का देते तो 0 क्या आता है, बिकॉज 0 इज नॉट ब्रेकेबल. 0 टूटता नहीं है, विभाजित 0 ब्रेक नहीं होता है. 0 हैज नो एनी पार्ट या नो एनी पार्टीशन, नॉट ब्रेकेबल. 0 के पास कोई ऐसा हिस्सा नहीं होता जिसको आप अलग कर दो. तो इट इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2. ये क्या कह रहा था, डिवाइडेड बाई, कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2 और नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2, बट इट इज नॉट डिवाइड. ये डिवाइड ही नहीं होता किसी से. 0 भागफल इसलिए आता है, 0 इज नॉट डिवाइड बाई एनी नंबर. 0 इज नॉट डिवाइड बाय एनी नंबर. जीरो किसी नंबर से क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 0 में किसी का भाग देते तो क्या आता है 0. अब आपके पास नंबर्स की 2 कैटेगरी थी, कंप्लीटली डिवाइड बाई और नॉट कंप्लीटली डिवाइड बाई. तो कंप्लीटली डिवाइड बाई इवन में चले गए और नॉट कंप्लीटली डिवाइड बाई ऑड में आ गए. तो जो अब एक आपके पास कौन रह गया, सिंगलटन कौन रह गया, 0. अरे भाई 0 तो रह गया ना. तो 0 नॉट इवन और नॉट ऑड, या ऐसे लिख दो नाइदर इवन और नॉर. नाइदर नॉर अगर आप लोग समझते तो नाइदर इवन और नॉर ऑड. नहीं 0 सम और नहीं 0 विषम होता है. ना तो 0 सम होता है ना 0 विषम होता है. आपने छोटी क्लासों में देखा हो तो 0 को वहाँ पे क्या कर लेते थे, इवन्स में इंक्लूड कर लेते थे ना. इवन नहीं होता है ये. 0 2 अरे 0 1 में तो नहीं जा रहा क्योंकि 1 में 0.5 आता है. 0 में तो 0 जा रहा है. 0 भागफल नहीं होता किसी का. कभी भी जो आपके क्वोशेंट होता है, भागफल जो होता है, कभी भी 0 नहीं होता है. नॉट इक्वल 0, हमेशा भागफल जब कहा जाता है तो हमेशा लिखा जाता है नॉट इक्वल 0. ए जैसे आप बी में भाग देते हो a का, ठीक है, रिमाइंडर आता है r, तो ये q. तो आप लोगों ने ये लिखा हुआ देखा होगा v इक्वल टू ए क्यू प्लस आर. या a में भाग देते हो b का तो आपने देखा होगा a इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, ऐसे देखा होगा. तो हमेशा देखा होगा q नॉट इक्वल टू 0. इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, q पॉजिटिव इंटीजर होता है. 10th क्लास में देखा होगा, आगे भी देखा होगा. ये हमेशा नॉट इक्वल 0 होता है, कभी भी 0 नहीं होता है. इसका हमेशा ध्यान रखना, कभी भी 0 नहीं होता. तो 0 नाइदर इवन और नॉर ऑड, ना तो इवन होता है और ना ही क्या होता है ऑड. रेशनल्स में p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो वहाँ पे 0 भी आ जाता है, ठीक है. p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं 0 अपॉन 2, तो रेशनल होता है. ऑड इवन नहीं होता, नेचुरल नहीं होता, इंटीजर्स होता है, होल नंबर्स होता है, रेशनल होता है, इरेशनल नहीं होता 0, ठीक है. ई और पाई इरेशनल्स होते हैं. फिर आपका सबसे बड़ा जो आता है अपन का, जो यहाँ पे पढ़ेंगे अपन, सेट ऑफ रियल नंबर्स. सेट ऑफ
रियल नंबर्स। आप लोगों को हालांकि ये पढ़ाया गया है अब तक Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, आप लोगों को ये पढ़ाया गया है सेट ऑफ जो रियल नंबर्स होता है वो क्या होता है, Q कॉम्प्लीमेंट Q और Q कॉम्प्लीमेंट के परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलकर, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलकर क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाती है। बट इट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ आर, ये डेफिनेशन नहीं होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। हाँ, ये जरूर है Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन इट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। रियल नंबर होता है एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इज कॉल्ड रियल नंबर। अब कंप्लीट क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे आने वाले क्लासों में, लेक्चर्स में। ऑर्डर्ड क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, फील्ड क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, तो वो अपन नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। रियल की डेफिनेशन, अब तक मैं सारी डेफिनेशन दे चुका हूँ, सिर्फ रियल की नहीं दिया, तो रियल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या रियल्स होता है, क्या ऑर्डर्ड फील्ड होता है, क्या होता है, अपन नेक्स्ट आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो जो आज जो पढ़ाया है ये थोड़ा ध्यान में रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये सारा आगे आप अपन के काम में आने वाला है।